नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज जनहित का ये स्पेशल एडिशन दिल्ली के उस तुर्कमान गेट से आप देख रहे हैं जो कल रात से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला है। मस्जिद के सामने बारात घर और डिस्पेंसरी का जो अवैध निर्माण था उसे कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जिस तरह से दिल्ली में हिंसा का माहौल बनाया गया, पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई, अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा की गई, उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। कैमरे में कैद वो 5 वीडियो सबूत हमने खोज निकाले हैं जिन्हें देखकर ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की पूरी साजिश कैसे रची गई थी। वीडियो सबूत नंबर 1, पूरी रात काली करो। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पेज लाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। वीडियो सबूत नंबर 2, पूरी मिलिट्री लगी है। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है। वीडियो सबूत नंबर 3, ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। वीडियो सबूत नंबर 4, पत्थरबाजी के साथ अल्लाहू अकबर के नारे। वीडियो सबूत नंबर 5, पुलिस को पत्थर मारकर पीछे की। ये 5 अलग अलग वीडियो हैं, अलग अलग कैमरे में कैद हैं, लेकिन इन पांचों में कहानी उन पत्थरबाजों की है जिन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। ये पांचों तस्वीरें सबूत दे रही हैं कि कैसे दिल्ली में अमन को आग लगाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट की गलियां मंगलवार की रात फिर से बदनाम हुई हैं। अफवाह फैलाकर भीड़ जुटाई गई। कानून के हिसाब से काम करने वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसा दिए। हमने मंगलवार की रात के दर्जनों वीडियो खंगाले हैं। उन तमाम वीडियो की पड़ताल के बाद ये कहानी सामने आई कि मस्जिद और दरगाह के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, भड़काऊ वीडियो वायरल करके भीड़ को जुटाया गया और अमन के दुश्मनों की तरफ से राजधानी को सुलगाया गया। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पेज लाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। किसी ने कहा पूरी रात काली कर दो, किसी ने कहा मुसलमानों का हाल देखो, किसी ने कहा मिलिट्री लगी है। मानो ये अमन के दुश्मन ठेकेदारी लेकर बैठे थे कि पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है। पुलिस वाले पत्थर खाते रहे, मौके की नजाकत को भांपते हुए पैर पीछे किए, लेकिन थोड़ी देर बाद दल बल के साथ लौटे। आंसू गैस के गोले फोड़कर तुर्कमान में तांडव करने वाले उपद्रवियों को पीछे धकेल दिया। लेकिन उपद्रवी मानो पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। इन्होंने जितने बड़े बड़े ईंट और पत्थर पुलिस वालों की तरफ उछाले, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पुलिस ने सख्ती करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया और रात 1 से 2 बजे के बीच जब ये सब हो रहा था, तब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस के एक्शन को अपने कैमरे में कैद किया। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और जो सीआरपी के जो जवान हैं, वो यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ रही है। लगातार जो लोग हैं उनको यहाँ पर हटाने के लिए, और अब देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान और सीआरपी के जो जवान हैं, सैनिक बलों के जो जवान हैं, वो यहाँ पर अब आगे जा चुके हैं। पुलिस वालों की सख्ती के बाद भीड़ पीछे हटी, स्थिति को काबू में किया गया। माइक पर अनाउंस करके पत्थरबाजों को बवाल वाली गली से भगाया गया। यहाँ पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। इकट्ठे मत होइए, बितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए, वरना आप पे जबर किया जाएगा। इस बवाल के बाद पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया।
पुलिस ने मस्जिद के पास बने अवैध अतिक्रमण को 30 से ज्यादा बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई चली। दर्शकों को बता दें कि अतिक्रमण मुक्त करने का ये ऑपरेशन हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। मस्जिद के पास बनी डिस्पेंसरी और बारात घर को हटाया गया है। बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रात में बुलडोजर क्यों चला, तो पुलिस और नगर निगम का ये मानना है कि दिन में ऑपरेशन होता तो आम लोगों को दिक्कत होती, इसीलिए रात के वक्त में कार्रवाई की गई। लेकिन दिल्ली के कुछ दुश्मनों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कार्रवाई की जगह मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई। मामले को आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि नगर निगम ने कार्रवाई के लिए रात का वक्त क्यों चुना। तो पुलिस और नगर निगम का कहना है कि दिन में आम लोगों को दिक्कत होती है, इस वजह से रात का वक्त चुना गया। 30 से ज्यादा बुलडोजर और 50 से ज्यादा डंपर मंगाए गए थे। इस ऑपरेशन पर राजनीति भी खूब हो रही है। अवैध निर्माण को सही और बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले इस एक्शन की इनसाइड स्टोरी जानिए। आखिर क्यों बुलडोजर की जरूरत पड़ी और दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को लेकर किस तरह की दलील सामने रखी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। पहला वीडियो बुलडोजर एक्शन से पहले का है, दूसरा वीडियो बुलडोजर एक्शन के वक्त का है। एमसीडी का बुलडोजर जिस बिल्डिंग को जमींदोज कर रहा है वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बनी अवैध इमारत है। जिस बिल्डिंग को गिराया गया है उसमें बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जा रहा था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे। उन्हीं की जुबानी समझिए तब और अब की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको फैज़-ए-इलाही मस्जिद की तस्वीरें दिखा दें और इसी मस्जिद के आसपास की जो ज़मीनें हैं जहां पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है, इसको अवैध अतिक्रमण जो है वो एमसीडी के आदेश में बताया गया है और 3 महीने के अंदर इन स्ट्रक्चरों को डिमोलिश करने का जो आदेश है वो एमसीडी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले हम आपको इस संरचना को बता दें तो ये मस्जिद का के बाहर का हिस्सा है और ये जो आप इमारत देख रहे हैं यहाँ पर इसके बाहर जो रामलीला मैदान जो है वो शुरू जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा ये जो मेरे कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना आपको चारों तरफ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जो है बारात घर है और बारात घर जो है वो यहाँ पर शादियां होती थी, डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था। एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है जो कि रात को 2 बजे के करीब की आपको डिमोलिशन की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहा है कि दर्शकों में किसी भी तरीके की कोई भ्रांति ना फैले, क्योंकि जो मेन अजीत गुप्ता से मैं कहूँगा, अजीत गुप्ता यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, आप यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि जो मेन मस्जिद का जो कैंपस है जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं हर रोज, उस कैंपस को जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यहां पर जो है वो कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया जा रहा है। जो आप खाली जो आप एरिया देख रहे हैं, इस खाली एरिया में जो शादियां हैं वो होती थी और उन बारात घर जो है इसको कहा जाता था। और इसके अलावा ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस डायग्नोस्टिक सेंटर का ही जो डिमोलिशन है वो किया जा रहा है। 30 से ज्यादा बुलडोजर इस एक्शन में लगाए गए थे। आप इन तस्वीरों में बुलडोजर की संख्या को चाहे तो गिन सकते हैं। अवैध इमारत पर घंटों तक ये कार्रवाई हुई। बड़े बड़े डंपर में भरकर मलबों को हटाया गया। ऑपरेशन तुर्कमान जो कल रात शुरू हुआ था वो दिन में भी मलबा हटाने के काम के साथ जारी रहा। कहानी कुछ यूं है कि 22 दिसंबर 2025 को जारी एमसीडी के आदेश के मुताबिक मस्जिद फैज़-ए-इलाही के 0.195 एकड़ के अलावा जो हिस्सा था उसे अतिक्रमण किया गया बताया गया। इस हिस्से पर बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले कई सालों से चल रहे थे। विवाद अक्टूबर में पिछले साल तब शुरू हुआ जब सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने एमसीडी को शिकायत की। रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया।
इसे हटाने की मांग की। एमसीडी, डीडीए, भूमि विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को साझा सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि 2512 स्क्वायर फीट पीडब्ल्यूडी की जमीन और फुटपाथ पर अतिक्रमण है। इसके अलावा रामलीला मैदान की 36,428 स्क्वायर फीट जमीन पर भी अवैध निर्माण है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा। नवंबर में हाईकोर्ट ने एमसीडी को 3 महीने का वक्त दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने सभी पक्षों की मीटिंग की। उस दौरान भूमि विकास विभाग ने कहा कि उसने जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी है, जबकि मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन से जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज देने के लिए कुछ वक्त मांगा। अब जरा दोनों पक्षों को देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जमीन 100 साल पुरानी है। सरकारी पक्ष का कहना है कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर आजादी से पहले कब्रिस्तान होने की बात कह रहा है। सरकारी पक्ष का कहना है कि जमीन भूमि विकास विभाग की है। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन का कागज वक्फ बोर्ड के पास है। सरकारी पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई कागज नहीं है कि सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई। मुस्लिम पक्ष पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा कर रहा है, जबकि सरकारी पक्ष कह रहा है कि 1940 के डीड के मुताबिक सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की है। जमीन का किराया वक्फ बोर्ड को देने की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है, जबकि सरकारी पक्ष का कहना है कि भूमि विकास विभाग ने जमीन रखरखाव के लिए 1959 में एमसीडी को दी थी। फिलहाल विवादित जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त हो चुका है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई की, लेकिन मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने यथास्थिति बनाए रखने की जो मांग की थी उसमें सफलता नहीं मिली और देर रात एक्शन हो गया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। उपद्रव में शामिल कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। एक अफवाह से किस कदर कोहराम मच सकता है, ये दिल्ली में आधी रात को हुए बवाल के बाद पूरे देश ने देख लिया है। लेकिन दिल्ली के इस ऑपरेशन तुर्कमान में देश के एक माननीय सांसद भी सस्पेंस से भरा किरदार बन चुके हैं कि वो रात के वक्त तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे। इस सवाल में अब कई किस्म के भड़काऊ भाईजान भी एक्टिव हो चुके हैं, जो अतिक्रमण के खिलाफ इस एक्शन को मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि भीड़ ने पत्थरबाजी करके बिल्कुल सही किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंगलवार की आधी रात को हुए उत्पात की दर्जनों तस्वीरें अब दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में आ चुकी हैं। लेकिन इन तमाम विजुअल सबूतों में 37 सेकंड की ये तस्वीर फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुए उपद्रव को लेकर कई सवाल खड़े करने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर 7 जनवरी की रात 1:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें बैरिकेड्स के आगे पीछे दिल्ली पुलिस के जवान सैकड़ों की संख्या में जमा उपद्रवियों की भीड़ को रोकते दिख रहे हैं। लेकिन इसी भीड़ में सिर पर काली टोपी और सफेद शॉल ओढ़े एक शख्स भी मौजूद है, जिसका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। मोहिबुल्लाह नदवी यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंगलवार की रात जब एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए तुर्कमान गेट पहुंची, तो मोहिबुल्लाह नदवी भी समर्थकों का जत्था लेकर बैरिकेड्स के पार जाने की कोशिश करने लगे। मोहिबुल्लाह नदवी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कल दिल्ली में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान वो तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास गए थे। एसपी सांसद का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए अदालती आदेश आया है। इसी बीच जब उन्हें ये खबर मिली कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास एमसीडी बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची है, तो आनन फानन में वो भी तुर्कमान गेट इलाके में पहुंच गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को उसी वक्त तुर्कमान गेट से बैरंग लौटा दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि एसपी सांसद सरकारी कार्रवाई में खलल डालने क्यों गए? क्या कोर्ट ऑर्डर की जानकारी ना होने का बहाना बना रहे हैं नदवी?
क्या नदवी मौके पर उपद्रवियों का हौसला बढ़ाने गए थे और नदवी ने दिल्ली पुलिस से जानकारी क्यों नहीं ली? वहीं तुर्कमान गेट इलाके में हुए बवाल और पत्थरबाजी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर विपक्षी दलों के मुस्लिम नेता गोलबंद हो गए हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, जबकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर ही सवाल उठा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए। लेकिन दिल्ली पथराव कांड में अपनी पार्टी के सांसद का बचाव करते हुए एसपी नेता ST हसन पत्थरबाजी को ही जायज ठहरा रहे हैं। आपका अतिक्रमण अगर है पहले तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, और अगर लोग उत्तेजित होकर है ही क्या लोगों पे सिवाय पत्थर के और ईंटों के उन्होंने वो अगर मार दिए तो बहुत बड़ा आफत आ गई। राजधानी में हुए पथराव और बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद से भी पूछताछ कर सकती है। खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसान की सेवा और इंसाफ से होकर जाता है, मजहबी पहचान से नहीं। ऐसा सूफी संत हजरत शमसुद्दीन तुर्कमान का कहना था। उन्हीं की याद में बना तुर्कमान गेट इंसाफ और इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा गवाह है, जो मेरी बाईं तरफ है। दिल्ली 6 के तुर्कमान गेट का इतिहास मुगल काल से लेकर आजादी के बाद खूनी इतिहास का भी रहा है। आज मैं आपको 50 साल पहले की एक घटना याद दिलाने जा रही हूं कि कैसे अतिक्रमण ने इस जगह को पहले भी जंग का दरवाजा बनाया था। तंग गलियां, मंदिर मस्जिद, चांदनी चौक, सदर बाजार, जामा मस्जिद, दरियागंज, हर मजहब के लोग जिनमें मुस्लिम आबादी बेशुमार है, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके में साथ साथ रहते हैं। मुगल काल में यानी 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां के दौर में 14 ऐतिहासिक दरवाजे बने थे, जिनमें तुर्कमान गेट को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्कमान के नाम पर बनवाया गया था। मुगल दौर में इसी रास्ते से आगरा और मेवात की ओर जाया जाता था। देश के आजाद होने के बाद यहाँ शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई, जगह जगह निर्माण होने लगे, लेकिन तुर्कमान गेट इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। तब तत्कालीन DDA उपाध्यक्ष जगमोहन और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अच्छे दोस्त थे। एक दिन संजय गांधी और जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली के तुर्कमान गेट पहुंचे। संजय गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ नजर आए, इसके लिए तुर्कमान गेट के पास मौजूद बस्तियों को हटाना जरूरी था। तब 1976 में इमरजेंसी के दौरान अतिक्रमण को हटाने के नाम पर जबरन बुलडोजर आतंकी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। 19 अप्रैल 1976 को इस दौरान हुई कार्रवाई का विरोध करने के लिए 5 लोग जमा हो गए। इन्हें काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, गोलियां चलाई गई, 6 लोगों की जान चली। कई इतिहासकारों के मुताबिक 6 से कहीं ज्यादा मौतें हुई थी। शाह आयोग के मुताबिक तब बुलडोजर एक्शन का यह निर्माण प्रशासनिक नहीं था, यानी पूरी तरह गलत था। करीब 50 साल बाद एक बार फिर तुर्कमान गेट सुर्खियों में है। बुलडोजर आए, लेकिन इस बार दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया गया। फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर विवादित जमीन पर 7-8 साल से डायग्नोस्टिक सेंटर और 20 साल से भी ज्यादा वक्त से बैंकेट हॉल चल रहा था।
जिस जगह पर शादी घर है वो एक बड़ी कोर्टयार्ड नुमा जगह है, जहां पर शामियाना लगाकर एक तरफ शादी के फंक्शन और दूसरी तरफ खाना वगैरह बनाया जाता था। इस बड़ी सी जगह पर ईद, बकरीद या रमजान के महीने में खास नमाज तरावी या फिर शुक्रवार के दिन नमाजियों की भीड़ जब ज्यादा होती थी तो यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन आम दिन की नमाज मेन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाती है। इसलिए आज और 1976 में हुई बुलडोजर एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। 1976 में तब बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चले, लेकिन आज कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया। तब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज उपद्रव करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 12 नवंबर 2025 को कोर्ट ने 3 महीने में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसका पालन हुआ। और अब भीड़ के उस घटिया और हिंसक मेथड पर बात करते हैं जिसमें वो पहले तो बहक जाती है और खुद ही जज भी बन जाती है। हाथ में ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर सिस्टम से सीधे भिड़ने चली जाती है। सवाल है, देश में कुछ वर्षों से ये जो पत्थरबाजी का ट्रेंड चला है, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या चौराहों पर पत्थरबाजों के पोस्टर लगाने से लेकर उनके घर बुलडोजर चलाने और उन पर NSA और UAPA लगाना कम पड़ रहा है? ये पत्थरबाजी रुकती क्यों नहीं है? घर से निकलो, दरगाह पेश लेके बाहर आओ। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। तुर्कमान गेट पर पुलिस की सारी शांति कमेटी की बैठकें धरी की धरी रह गई। हफ्तों का समझाना बुझाना, कागज दिखाकर कन्विंस करना बेकार हो गया। पुलिस कंफ्यूज दिखी, कह रही है कि 20 से 25 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। एकदम गलत। 100 से ज्यादा का झुंड हमला करते तो इसी तस्वीर में दिख रहा है। तुर्कमान गेट पर लोगों के दिमाग में विरोध का वही मॉडल भरा हुआ था जो आज से 6 साल पहले तक टीवी पर कश्मीर की, श्रीनगर की खबरें देखकर सीखा था कि जैसे ही मिलिट्री या फिर पुलिस आए या फिर नगर निगम बुलडोजर लेकर आए, ईंट पत्थरों की ऐसी भयंकर बौछार कर दो कि जमीन से उनके पैर उखड़ जाए और उल्टे पैर अपनी जान बचाकर भागे। 2019 से पहले यह मॉडल कश्मीर में आया था, अब दिल्ली में खास है। लेकिन पत्थरबाजी का यह मॉडल कश्मीर से ही आया, इसमें थोड़ा संदेह भी है, क्योंकि 1976 में जब इसी तुर्कमान गेट के आसपास अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब भी ऐसे ही पत्थरबाजी हुई थी। हिस्ट्री तो यही बताती है कि कल रात तुर्कमान गेट पर भीड़ ने कुछ नया नहीं किया, बल्कि 49 साल की पत्थरबाजी की विरासत आगे बढ़ाई है। 2019 में CAA के विरोध के दौरान पुरानी दिल्ली के इन मोहल्लों ने ही देश की आंखें खोली थी कि ईंट पत्थर ऐन वक्त पर बीनने की नहीं, बल्कि स्टोरेज करके रखने की चीजें हैं घर की छतों पर, ताकि जब कभी सिस्टम का विरोध करना हो तो सीधा हमला किया जा सके। जैसे कोई देश इमरजेंसी के लिए गोला बारूद जमा करके रखता है, ठीक वैसे ही 2019 से पहले और बाद में भी दिल्ली में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। जब किसी धार्मिक यात्रा पर ऐतराज हुआ, किसी के लाउडस्पीकर पर ऐतराज हुआ, तो उसे जवाब में ईंट पत्थरों से ताकत दिखाई गई। अजीब बात यह है कि अफवाहें फैलाने पर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन ईंट पत्थर ऐसे में भी दिखाई दे जाते हैं। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद से बहुत दूर थे। देखने वाले मीनारे देखकर बेफिक्र हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देखने के बजाय सुनने पर यकीन किया और मजहबी नारे लगाते हुए ईंट पत्थर लेकर दौड़ पड़े। 10 दिन पहले जयपुर में भी यही हुआ था। बुलडोजर मस्जिद को नहीं, उसके बाहर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गया था, लेकिन चंद लोगों ने बरगलाया तो भीड़ भी सड़क पर उतर आई। बुलडोजरों के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कल रात उसे ऐसी पत्थरबाजी का अंदेशा नहीं था। ऐसा नहीं है, अंदेशा नहीं होता तो वो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग क्यों कराती? पुलिस वालों की जैकेटों पर भी कैमरे क्यों लगे होते? इन्हीं की बदौलत अब तक 5 पत्थरबाज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल आएगा कि बाकी पत्थरबाज पहचान लिए जाते हैं पर गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन्हें कैसे दबोचेगी? क्या चौराहे पर पोस्टर वाला यूपी मॉडल फॉलो करेगी? और अगर किया तो क्या गारंटी है कि अदालत यूपी सरकार की तरह दिल्ली पुलिस को भी नहीं रोक देगी? अगर विरोध का पत्थरबाजी वाला ये ट्रेंड UAPA और NSA लगा देने
और नुकसान की वसूली पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर होगा कैसे? और जनहित में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देख लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। देहरादून में अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, न्याय सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा परिवार को दिलाया। अंकिता के माता पिता से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। और अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। क्या आवारा आक्रामक कुत्तों का हक इंसानों की सुरक्षा से ज्यादा है? क्या पशुओं से दया के नाम पर आवारा कुत्तों को काटने का हक दिया जा रहा है? क्या सड़कों को आवारा कुत्तों के आतंक से आजाद करवाना आवारा कुत्तों की आजादी का हनन है? क्या छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करने वाले कुत्ते मन के सच्चे होते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के फेवर में ऐसी ऐसी दलीलें दी गई हैं जिन्हें सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। इसी को बताती हुई अब हमारी जनहित स्पेशल देखिए। सजे संवरे सभ्य शालीन क्यूट फैशन करते रैंप पर चलते ये हैं विदेशी कुत्ते जिनकी अदाएं देखकर ही प्यार हो जाए। अक्खर, हमलावर, क्रूर, बर्बर, सड़कों पर शिकार करते ये हैं हमारे देश के आवारा कुत्ते जिनकी हरकतें देखकर ही खून खौल जाए। इन आवारा, बदमाश, आदमखोर कुत्तों का आखिर किया क्या जाए? इसी सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों के फेवर में इतनी जबरदस्त दलीलें दी कि आवारा कुत्ते भी उनके फैन हो गए होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा, अगर हम कुत्तों की जगह पर जाएंगे तो वो काटेंगे ही, कुत्तों को सड़कों से हटाने का काम नहीं चलेगा। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आवारा कुत्तों को उनके मौजूदा इलाके से हटाकर कहीं और शिफ्ट करना बहुत बहुत अमानवीय है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आप तिहाड़ जेल में दिए जाने वाले खाने को देखें, सोचिए शेल्टर होम में कुत्तों को कैसा खाना देंगे। कुत्तों के हक में कपिल सिब्बल ने एग्जाम्पल दिया कि एक टाइगर अगर किसी पर हमला करे तो सभी टाइगर्स को पिंजरे में नहीं डाला जा सकता। कटखने आवारा कुत्तों के मानव अधिकारों पर कपिल सिब्बल की दलीलें इतनी भावुक कर देने वाली थी कि अगर कुत्तों में भावनाएं होती तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते। ये बेसिकली फेलियर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है ऑल ओवर इंडिया में। अगर 20 साल से एबीसी रूल चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अभी भी इतने डॉग्स कैसे हो गए जी? अगर इतने सालों से रेबीज़ की वैक्सीन प्रॉपर लगाई जाए, स्टरलाइजेशन की जाए तो नौबत आए ना जी इसकी। जो होना चाहिए सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन होना चाहिए, रेबीज़ की वैक्सीन लगनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े शहरों में रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कैसे कैसे लोगों की जान की सुरक्षा होगी। और उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि सड़कों पर स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए। डॉग लवर्स आवारा कुत्तों के हकों को लेकर एकदम जीरो टॉलरेंस वाले मोड में हैं। कुत्ते बोल नहीं सकते, अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते, इसलिए आवारा कुत्तों के हक की लड़ाई को डॉग लवर्स ने अपनी लड़ाई बना लिया है। हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है।
आवारा कुत्तों को कौन सा हक दिलवाना है? सड़कों पर खौफ फैलाने का हक, बच्चे बुजुर्गों पर हमला कर देने का हक, लोगों को नोच खाने का हक, गिरोह बनाकर अटैक करके इंसानों को मार डालने का हक। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। डॉग लवर्स को देखकर इसका अंदाजा भी हो जाता है। जिस तरह एक इंसान को अपने प्रिय इंसान की बुराइयां नहीं दिखती, वैसा ही प्रेम आवारा कुत्तों के प्रति डॉग लवर्स का है, एकदम शुद्ध, समर्पित। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम न्यूट्रल होकर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, रेबीज से मौतें हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाओं में भी कुत्ते कारण बन रहे हैं। कुत्ते का दिमाग पढ़ा नहीं जा सकता कि वो कब काटने के मूड में है। कोर्ट ने व्यंग किया कि अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है, कुत्तों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अदालत का काम होता है दोनों पक्षों का पूरा ख्याल रखना, दोनों पक्षों के नजरिए को तरजीह देना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हक में भी कई बड़ी बातें कही। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग लवर्स और एनजीओ जाएं और डॉग शेल्टर्स में खाना खिलाएं, जिस पर कपिल सिब्बल ने ऐतराज जताया और कहा क्या 1.5 करोड़ कुत्तों को डॉग लवर्स खाना खिलाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं, अगर वो इतने ही कंसर्न हैं तो उन्हें खिलाना चाहिए। इस पर सिब्बल थोड़ा चिढ़ गए, बोले कि लॉर्डशिप, अगर आपके पास सारे समाधान हैं तो मैं बहस क्यों करूं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को आईना ही दिखा दिया। डॉग लवर्स दलील देते हैं कि आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर शेल्टर होम में डालना बहुत गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स से पूछा, अदालत परिसरों, स्कूलों में कुत्तों की क्या जरूरत है? तो कपिल सिब्बल ने पूछा, क्या आप नियमों का पालन किए बिना इन सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डाल देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर नियमों के मुताबिक कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ना होगा तो फिर संस्थान कुत्तों से मुक्त कैसे होंगे? सवाल तो जायज है, लेकिन डॉग लवर्स इस बात को लेकर एकदम क्लियर है कि उन्हें आवारा कुत्तों के हक की आवाज बनना है, लेकिन उन्हीं कुत्तों की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। बुरे नहीं होते, हर किसी को नहीं काटते ये, किसी किसी को काटते, जो इनको हार्म पहुंचाता है उनको ही काटते। जो बोल रहा है ना हमको कि अपने घर में कुत्तों को रख लो, हम रख लेंगे, आप हमें जगह प्रोवाइड कर दो, अच्छी जगह प्रोवाइड कर दो, खाने पीने के लिए प्रोवाइड कर दो, हम रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक खिलाने वाला है तो उसके पीछे 100 लोग उसको भगाने वाले हैं। घर पे हम किस किस एनिमल को ले जाए, कुत्ते को ले जाए, बिल्ली को ले जाए, सांप को ले जाए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं उनको हम घर पे नहीं रख सकते हैं। इस दृष्टि पे जितना मेरा अधिकार है उतना सारे जानवरों का भी अधिकार है। आवारा कुत्तों का ठेकेदार बनना फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन आवारा कुत्तों की परवरिश का ठेका उठाना बहुत महंगा सौदा होता है, क्योंकि भारत में इतने आवारा कुत्ते हैं कि वो मिलकर एक अलग देश बना सकते हैं। भारत में आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन 5 करोड़ 25 लाख है, यानी हर 1000 इंसानों पर लगभग 34 आवारा कुत्ते हैं, जबकि भारत में हर 1000 इंसानों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है और 1000 लोगों पर सिर्फ 1.5 पुलिसकर्मी। आप सोचिए, 5 करोड़ आवारा कुत्तों को मैनेज करना, उनका पेट भरना कितना मुश्किल काम है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आवारा कुत्तों के पालन पोषण में आने वाले खर्च का एस्टीमेट भी पेश किया गया। हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक आवारा कुत्तों को रखने के लिए कम से कम 77,347 शेल्टर होम्स की जरूरत पड़ेगी। शेल्टर होम में हर दिन एक कुत्ते को खाना खिलाने में कम से कम 40 रुपए का खर्च आएगा। 1 करोड़ 54 लाख कुत्तों को खिलाने का सालाना खर्च 61 करोड़ 81 लाख रुपए होगा। जाहिर है, आवारा कुत्तों से सहानुभूति रखना बहुत आसान है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठाना बेहद मुश्किल।
इंडिया एक कंट्री है जहाँ 140 करोड़ की आबादी में, जहाँ पर बच्चों को बेसिक मिड डे मील में प्रॉब्लम आती है, स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए शेल्टर में खर्च के कोई फायदा तो नहीं है, जबकि 1000 रुपए में स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर स्टेरिलाइजेशन ढंग से की जाए, एबीसी रूल्स को फॉलो किया जाए, तो ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। जब हमारे देश का सिस्टम बेघर बेसहारा लोगों का बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने का बीड़ा कैसे ही उठा पाएगा। लेकिन इन बेघर लोगों से तो आवारा कुत्तों की किस्मत अच्छी है, कम से कम उनके हक की आवाज तो उठाई जा रही है। सर, गली का आदमी अगर कुत्ते की रखवाली कर रहा है तो कुत्ता भी गली की रखवाली कर रहा है। वो खतरा नहीं है किसी के लिए। अगर आप ऐसे कहते हैं तो हम बंदरों को भी घर पे ले जाएं, हम चिड़ियों को भी घर पे ले जाएं। कुत्ते गली में रहने के लिए बने हैं, बंदर जंगल में रहने के लिए बने, तो वो अपनी जगह पे रहेंगे ना सर, उसको हम घर पे कैसे रख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब उनको डॉग्स पसंद नहीं होते हैं, तो वो लोग मतलब उनको मारते भी हैं। उनको ना मारें, और जितना हो सके तो उनकी सेवा करें या फिर उनको फीड कराएं खाने पीने का। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों से इंसानों की जान के खतरे की भी फिक्र है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि सभी सार्वजनिक संस्थानों के परिसर से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। हटाए गए कुत्तों को शेल्टर या कंपाउंड में रखा जाए। कुत्तों को वापस उसी जगह ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया है। हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग जोन बनाए जाए। कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का सख्ती से पालन हो। आज नहीं बोलेंगे बेजुबानों के लिए। इस फैसले से डॉग लवर्स के आंसू निकल गए थे, मानो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की मास किलिंग का ऑर्डर पास कर दिया हो। सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और इनको रिलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़बान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। मतलब इतना दुख, आवारा कुत्तों से बिछड़ने की इतनी पीड़ा, लेकिन डॉग लवर्स की ये पीड़ा तब कहां चली जाती है जब कोई इंसान इन आवारा कुत्तों का शिकार बनता है। दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर कुत्ते ने अटैक कर दिया, बच्चे का कान काट लिया। केरल में 3 आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची पर अटैक कर दिया। इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट को सड़क पर 4 कुत्तों ने घेर लिया, उसको घायल कर दिया। कहीं आवारा कुत्ते बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, कहीं गैंग बनाकर सड़कों पर लोगों को नोच नोच कर मार रहे हैं। कुत्ते ने हमारी गाड़ी देखी और पीछे लगा, पीछे लग के हमने हमारा पैर यूं लटका रखा था और फिर उसके बाद कुत्ते ने हमारे काट लिया। फिर हम गए SMS हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारे 7 इंजेक्शन लगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत खौफ बैठ जाता है ना, वो बैठ गया। दौड़ा के काटा है, एकदम गिरा दिया है, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते आए 3 कुत्ते एकदम से एकदम हमारे ऊपर से नोचने लगे, कोई इधर कोई इधर, चिल्लाने लगे बहुत तेज से, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं अपने घर से कूड़ा डालने जा रहा था जी, जिसमें कि जैसे मैं कूड़ा डाल के पीछे हटा, जो कुत्ते हमारे फिरते रहते हैं, उन्होंने मेरे पे हमला एकदम करा जी, और हमला कर मेरे पैरों पे काट लिया जी। अच्छा, इनकी कोई वैक्सीन वगैरह तो होती नहीं है जी जी, और जिसका जो कि मुझे खुद जाकर फिर डॉक्टर से वैक्सीन वगैरह कराना पड़ा, इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ा।
2024 में भारत में 37,17,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, यानी हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया, यानी हर घंटे औसतन 416 लोग आवारा कुत्तों के शिकार बन जाते हैं, यानी हर मिनट औसतन 7 इंसानों को कुत्ते काटते हैं। और WHO के मुताबिक भारत में रेबीज से हर साल 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। क्या ऐसे कुत्तों से सहानुभूति जायज है? क्या आवारा कुत्तों को आजादी के नाम पर इंसानों को काटने का लाइसेंस दे देना चाहिए? क्या इन आवारा कुत्तों का कोई इलाज नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट भी उन लोगों से पूछ रहा है जो आवारा कुत्तों के हक में मोर्चा खोले हुए हैं। जो डॉग्स स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनको रीलोकेट करना उठा के और उनको वापस नहीं आने देना है, उधर ही रखना है। मेरे ख्याल से रीलोकेशन जो है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि शेल्टर्स कहाँ पर हैं, क्या साइज़ के हैं, कितने डॉग्स रखे जाएंगे, कौन मॉनिटर करेगा, क्या उनको खाना कौन देगा, फंड्स कहाँ से आएंगे। वो अगर ऐसा करेंगे तो उससे तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीमारियाँ, इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकती हैं चीज़ें, और बहुत क्रूरता वाला हो जाएगा, क्योंकि वो डॉग्स वैसे नहीं रह पाएंगे। और अब आज का जनहित मंत्र, जब इंसान को समझने लग जाए तो दुश्मनी खुद ब खुद बेरोजगार हो जाती है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए दीजिए इजाजत। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।